टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ अफेजिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने अफेजिया और डिस्फेजिया के बारे में पढ़ा था कि ये इंटर रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं और सेम कंडीशंस की डिफरेंट डिग्रीज़ हैं कि पर्सनस को अपनी बात बताने में और समझने में जो डिफ़िकल्टी होती है वो मेडिकल टर्म में अफेजिया या डिस्फेजिया कहलाती है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अफेजिया। कितनी टाइप्स है इसकी, जो बेसिक टाइप्स हैं इसकी वो 4 हैं। फर्स्ट नंबर पे है वर्निक अफेजिया, सेकंड इज ब्रोका अफेजिया, थर्ड इज ग्लोबल अफेजिया एंड द लास्ट इज अनोमिक अफेजिया। इनको डिस्कस करने से पहले ये हाव ना होनी चाहिए कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स हमारी लैंग्वेज और स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन से हिस्से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है ब्रेन को। लेफ्ट हेमिस्फेयर, सेकंड है राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, ये 2 हेमिस्फेयर होते हैं। ब्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो कंट्रोल करता है राइट साइड को, हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल राइट साइड ऑफ बॉडी। और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। दोनों अपोजिट हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है बॉडी की राइट साइड को और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो हमारे स्पीच और लैंग्वेज के कंपोनेंट्स है जो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में कुछ रीजन्स होते हैं। तो स्पीच और लैंग्वेज के लिए हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर इम्पॉर्टेंट है, राइट हेमिस्फेयर से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये हाव ना होना ज़रूरी था कि हमें पता हो ब्रेन के कौन से हिस्से हैं, कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स स्पीच और लैंग्वेज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। ये क्लियर हो गया। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ अफेजिया इज़ वर्निक अफेजिया। हमारे ब्रेन में टेम्पोरल लोब में एक एरिया होता है जिसे वर्निक एरिया कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंट्रोल करता है। तो जब इस एरिया में कोई डैमेज आ जाए, ठीक है, या फंक्शन इसका ठीक से ना हो रहा हो तो हम बंदे की जो रिसेप्शन है अगले बंदे की बात को समझने की या अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये वर्निक अफेजिया कहलाता है। तो इसकी रीज़न क्या है कि हमारे टेम्पोरल लोब में हमारा जो वर्निक एरिया है उसमें कोई डैमेज आ जाए तो हमारी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक पर्सन को वर्निक अफेजिया हो जाता है। इसको इसी वजह से रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। इसका थर्ड नेम है सेंसरी अफेजिया और इसको फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं क्योंकि जिस पर्सन को वर्निक अफेजिया हो जाए उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं, उनकी स्पीच प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। जिस पर्सन को वर्निक अफेजिया हो जाए उसको वर्ड्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वो भी अफेक्ट होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वर्ड्स को, फ्रेजेस को। ठीक है, और इसमें जो उनकी इम्पेयरमेंट ये भी होती है कि वो वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पाते। इसको अफेजिया की जितनी भी टाइप्स हैं या खुद अफेजिया है इसको हम इंटर रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। क्योंकि इंटर रिलेटेड इसलिए कहते हैं कि अगर एक पर्सन है उसको समझ नहीं आ रही, वो रिसीव ठीक से नहीं कर पा रहा कि अगले पर्सन ने बोला क्या है, तो उसका आंसर कैसे ठीक देगा। जब उसकी रिसेप्शन ही ठीक नहीं है तो वह एक्सप्रेस कैसे कर पाएगा। इसलिए इसको इंटर रिलेटेड लैंग्वेज डिसऑर्डर भी कहते हैं। यहाँ पे उनकी जो इम्पेयरमेंट होती है वो ये भी होती है कि वो वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पाते और जो एक मेन है कि इनकी जो रीडिंग और राइटिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। नहीं तो इनको समझ भी नहीं आती कि रीडिंग क्या लिखा हुआ है, इनको समझ नहीं आती, ना ये लिख पाते हैं ठीक से ना ये रीड कर पाते हैं। तो ये हमारा है वर्निक अफेजिया। इसको रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। इसकी मेन जो काज है वो है टेम्पोरल लोब में जो हमारा वर्निक एरिया वो डैमेज हो जाता है जो कि हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहा होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ अफेजिया इज़ ब्रोकाज अफेजिया, समटाइम नोन एज एक्सप्रेसिव अफेजिया। सबसे पहले इसकी रीज़न को देखते हैं किस वजह से पर्सन को ब्रोकाज अफेजिया हो जाता है। ओके, हमारे फ्रंटल लोब में एक सेंटर होता है जिसे हम स्पीच एरिया कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्पीच प्रोडक्शन के लिए और हमारे एक्सप्रेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए, ठीक है, हमारे ब्रोकाज एरिया में डैमेज आ जाए तो उस पर्सन को ब्रोकाज अफेजिया हो जाता है। इसी वजह से इसको एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं कि उस पर्सन की जो स्पीच प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे फ्रंटल लोब में जो एरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो डैमेज हो जाता है। इसको नॉन फ्लुएंट अफेजिया भी कहते हैं। सेकेंड केस में जो स्पीच होती है वो नॉन फ्लुएंट होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी स्पीच की वो क्वालिटी है वो एफर्टफुल होती है, इसी वजह से इसे नॉन फ्लुएंट स्पीच भी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीच परसेप्शन इज़ नॉट अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होती है, लेकिन जो हमारी स्पीच परसेप्शन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन नॉर्मल। जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है, लैंग्वेज को समझने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, नॉर्मल लोगों की तरह। सिर्फ अफेक्ट होता है हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका। और नेक्स्ट है कि एबल टू रीड बट लिमिटेड राइटिंग। कुछ रीड कर पाते हैं, लेकिन जो इनकी राइटिंग है वो लिमिटेड होती है, जिस वजह से इनकी जो वोकैबुलरी है वो भी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कि एक्सेसिव पास इन वर्ड्स। ये जो बोलते हैं उनमें थोड़ा वक्फा आ जाता है, मुसलसल दो लफ्ज़ बोलेंगे तो उनमें जो भी लफ्ज़ बोलेंगे उनमें थोड़ा वक्फा होगा। जैसे अब ये कह रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे, मुझे, फिर गैप देंगे, फिर कहेंगे पानी, बस ये इतना ही बोलेंगे। इतनी इनकी वर्डिंग होती है, मुकम्मल सेंटेंसेस ये नहीं बोल सकते, तो ये एक्सेसिव पास आ जाता है इनके वर्ड्स में। मुसलसल जो दो लफ्ज़ होते हैं उनमें पास आ जाता है, गैप आ जाता है। ये स्पीड से नहीं बोलते, इसलिए इनकी जो स्पीच होती है वो नॉन फ्लुएंट होती है। और हमने वर्निक अफेजिया में पढ़ा है कि उनकी जो स्पीच होती है वो फ्लुएंट होती है, स्पीड से बोलते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि हम गलत बोल रहे हैं, जबकि ब्रोकाज अफेजिया में ये डिसऑर्डर से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, ये था हमारा ब्रोकाज अफेजिया। थर्ड टाइप है ग्लोबल अफेजिया। ठीक है, इसमें जो है इसको मिक्स्ड अफेजिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो मल्टीपल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एरियाज ऑफ ब्रेन है वो डैमेज हो जाते हैं। हमारा जो रिसेप्टिव एरिया है और जो हमारा एक्सप्रेसिव एरिया है वो दोनों डैमेज हो जाते हैं। मींस कि हमारा जो ब्रोकाज एरिया है और हमारा वर्निक एरिया है दोनों डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसके ये दोनों पार्ट डैमेज हो जाएं तो उसको ग्लोबल अफेजिया की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसको मिक्स्ड अफेजिया भी कहा जाता है। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अफेजिया है। ठीक है, इसमें ना तो पर्सन रीड कर सकता है ना तो राइट कर सकता है, इवन एक वर्ड भी, नेदर रीड ना राइट। नेक्स्ट है कि इनकी जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है और प्रोडक्शन है दोनों अफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन के जो भी एरियाज हैं हमारे ब्रेन में जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो दोनों डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों कैटेगरीज़ के लोग आ जाते हैं, जिनको वर्निक अफेजिया हो और जिनको ब्रोकाज अफेजिया, वो दोनों इस ग्लोबल अफेजिया की कैटेगरी में कंसीडर होते हैं। ये थर्ड टाइप थी अफेजिया की, मोस्ट सीवियर। ये हर टाइप में मैंने उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनलिस्ट किए हुए हैं ताकि याद करने में कोई मसला ना हो। इनके की पॉइंट्स को मैंने 1 बाय 1 राइट किया हुआ है। ठीक है, ब्रोकाज अफेजिया में क्या था, स्पीच नॉन फ्लुएंट थी, और जो हमारा फर्स्ट टाइप था वर्निक अफेजिया उसमें हमारी स्पीच फ्लुएंट थी। और ब्रोकाज अफेजिया में मेन की वर्ड्स को बोला जाता है और इसमें एक वर्ड भी नहीं होता, ना तो रीडिंग होती है ना तो राइटिंग होती है। ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है और इसमें दोनों हिस्से अफेक्ट होंगे, लैंग्वेज प्रोडक्शन वाले भी और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन वाले भी। ये था हमारा ग्लोबल अफेजिया। जो लास्ट इसकी टाइप है वो है एनॉमिक अफेजिया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कौन कौन सी हैं। The last type of aphasia is anomic aphasia, also known as nominal aphasia. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है कि माइल्ड फॉर्म ऑफ अफेजिया, ये अफेजिया की माइल्ड फॉर्म है। सेकंड पे है फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया। थर्ड है डिफ़िकल्टी विद वर्ड फाइंडिंग एंड नेमिंग एटम्स। इनका कैसे पता चलता है किसी पर्सन को एनॉमिक अफेजिया हो गया है, तो उनसे अगर किसी भी एटम का नेम पूछा जाए तो वो उसको नहीं बता पाते। ठीक है, इनको डिफ़िकल्टी होती है करेक्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करने में। ओके, एनॉमिक अफेजिया में जो इसकी सिवियरिटी है वो माइल्ड लेवल की है, जबकि पीछे हमने जो ग्लोबल अफेजिया पढ़ा है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अफेजिया है। समटाइम्स क्वेश्चंस आता है टेस्ट में, कमीशन के टेस्ट में, कि फॉर्म पूछी जाती है कि माइल्ड फॉर्म किस अफेजिया की टाइप है, तो उधर ऑप्शन आएगा एनॉमिक अफेजिया, जबकि जो ग्लोबल अफेजिया है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अफेजिया है। जो इसकी ब्रोकाज और वर्निक अफेजिया टाइप्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
ये थी हमारे आज के हवाले से। आज जो हमने पढ़ा है अफेजिया की टाइप्स को, 4 टाइप्स हैं बेसिकली, और उनकी रीज़न्स देखें कि किस एरिया में अगर डैमेज हो जाए तो हमारी कौन सी फॉर्म बनती है। 4 टाइप्स को हमने पढ़ा है, वर्निक एरिया, ब्रोकास एरिया, ठीक है, और थर्ड पे था ग्लोबल, एंड द लास्ट इज़ एनोमिक अफेजिया। अगर किसी भी बच्चे को समझने में कोई मसला हो या कोई भी बात रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में रब्ता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।